हॉर्मुज स्ट्रेट बंद, दुनिया में गहराया ऊर्जा संकट। पीएम मोदी की चेतावनी, दुनिया में बढ़ेगी गरीबी। कोरोना युद्ध, अब ऊर्जा संकट, दुनिया में समस्या विकट। पीएम मोदी की वैश्विक चिंता, बढ़ रही आर्थिक आपदा। बिगड़ रही अर्थव्यवस्था, हॉर्मुज खुलना एकमात्र रास्ता। दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा, वैश्विक संकट गहराया। डोनाल्ड ट्रंप की रहस्यमयी पोस्ट से हड़कंप। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में पेंटागन। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। अमेरिका और ईरान युद्ध का समाधान निकालता नजर नहीं आ रहा है। चीन दौरे से लौटने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरह से रहस्यमयी पोस्ट किया है, उससे पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हुई तो पेंटागन ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी सैन्य विमानों की आवाजाही युद्ध शुरू होने के समय ही तेज हो चुकी है। अमेरिकी की सैन्य लामबंदी किसी बड़े हमले की तैयारी का संकेत दे रही और युद्ध के चलते हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा गया है। नीदरलैंड्स के मुताबिक आपको बता दें, नीदरलैंड के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते ऊर्जा संकट को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। पीएम मोदी ने कहा है साफ तौर पर कि अगर युद्ध का समाधान जल्द नहीं निकला और ऊर्जा आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी में धंस जाएगी। देखिए, पिछला करीब एक दशक कोरोना, युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो दुनिया में हुई प्रगति पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर स्थिति अब दयनीय होती जा रही है। हमेशा लगता है कि शायद आज सीज फायर हो गया है, कल शायद युद्ध विराम की स्थिति आ जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव देखने को मिल रहा है, तनाव की स्थिति लगातार उत्पन्न होती जा रही है। और देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जिस प्रकार से सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया गया है, नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जारी है। और अब वापस 28 फरवरी का वो दिन याद कीजिए जब वहां पर पहली बार अटैक अमेरिका की ओर से किया गया था। वापस से वही विमानी हलचल तेज हो चुके हैं अमेरिका की ओर से, और अब कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि शायद फिर से वैसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। और इस बीच देखिए देश का क्या है सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक चिंता का जल्द से जल्द समाधान जरूरी है। ये देश का सवाल है। क्या पूरी दुनिया पर फिर से महंगाई और मंदी का खतरा मंडरा रहा है? हॉर्मुज नहीं खुला तो कई देशों में दशकों की प्रगति और विकास चरमरा जाएंगे। इतने समय से विकास कर रहे हैं देश, विकासशील देश कई है। दुनिया की प्रगति के लिए मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द शांति जरूरी है। वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो दुनिया की बड़ी आबादी फिर गरीबी में धंस जाएगी। और ये देखिए तमाम बड़े सवाल आपको बता रहे, जो देश का सवाल है। देश की जनता, आम जनता जो अपने घर में बैठी है और इतने बड़े बड़े यहाँ हमलों की तस्वीरें देख रही है स्क्रीन के ऊपर, टीवी पर देख रही है, तमाम मीडिया चैनल्स पर देख रही है, वो आज ये सवाल पूछ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को लेकर क्या चिंता जाहिर की है, आपको सुनाते हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे, कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे, तमाम सिर्फ भारत के लिए नहीं,
सभी दुनिया के देशों के लिए कि यदि इस प्रकार से ही संकट लगातार बना रहता है तो यही होगा। अब देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध के चलते हॉर्मुज लगभग बंद है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति क्या है वो भी आपको समझाते हैं कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज में ईरान अमेरिका की नाकेबंदी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात गंभीर रूप से बाधित है। पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। सबसे महंगा तेल अब देखने को मिल रहा, सबसे महंगा। और लगातार देखिए स्थिति क्या बद से बदतर होती जा रही है। वैश्विक ऊर्जा में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। ऊर्जा संकट बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान के साथ साथ अमेरिका भी नाकेबंदी करता हुआ वहां पे नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों ही देश अपना नियंत्रण वहां पर स्थापित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम बाकी देशों पर क्या हो रहा है इसको लेकर किसी को चिंता नहीं है, ना ईरान को ना ही अमेरिका को। ईरान वहां पर अपने नियंत्रण की पूरी तरह से नियंत्रण की बात करता है। अमेरिका की ओर से कहा जाता है कि उसने नियंत्रण कर रखा है, नाकेबंदी कर रखी है, अपने हिसाब से वो वहां से जहाजों को गुजरने देगा। ईरान यहां पे टोल टैक्स की बात करता है, अपने फायदे के बारे में सब कोई सोच रहा। ईरान अमेरिका सब कोई सिर्फ अपने बारे में, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका क्या संकट देखने को मिल रहा है। यहां तक कि देखिए ईरान और अमेरिका में भी मंदी देखने को मिल रही है। ऊर्जा संकट हो चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ट्रंप वही चीज वापस से दोहराते जा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और भविष्य को लेकर दुनिया के लिए जताई गई चिंता के क्या मायने हैं, बहुत मायने हैं। क्योंकि देखिए पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया की बड़ी आबादी क्यों गरीबी के दलदल में धंस जाएगी, यह भी आपको समझाते हैं। पीएम मोदी की चिंता सिर्फ देश की नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट के चलते गहरे संकट में है। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन चुका है और दशकों की प्रगति बर्बाद हो सकती है। दुनिया की बड़ी आबादी पर गरीबी का खतरा मंडरा सकता है। हॉर्मुज बंद होने से ईंधन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित है। जरूरी चीजों की सप्लाई चेन पर असर से महंगाई में तेजी हो चुकी है। अर्थव्यवस्थाएं और वैश्विक स्थिरता बुरी तरह प्रभावित है। रोजी रोजगार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी दूरदर्शी सोच है। लगातार भारत दूरदर्शी सोच के लिए जाना जाता है, आगे को लेकर, भविष्य को लेकर सोचता है। केवल अपने देश के बारे में नहीं बल्कि बाकी देशों के बारे में सोचता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकेत दे रहे हैं, आज जो वो कह रहे हैं, जो बयान उनकी ओर से सामने आया है, वो भी यही दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि पहले ऊर्जा संकट, पहले यहां पर कोरोना देखने को मिला, उसके बाद ये युद्ध की स्थिति और उसके बाद अब ये ऊर्जा संकट। कैसे स्थिति दयनीय हो रही है और आगे ये भी बरकरार रहा तो और भी ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए अमेरिका ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ना खोलने से कई देश ऊर्जा संकट में बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं और ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा ऊर्जा संकट माना जा रहा है, जो 1970 के दशक के तेल संकट से भी ज्यादा गहरा गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति आज है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार महंगे ईंधन खरीदने में असमर्थ हैं। पाकिस्तान और की आपको स्थिति बता रहे, कतर से आने वाली LNG पूरी तरह से ठप है। बिजली की भारी कटौती की जा रही है। ईंधन बचाने के लिए पाकिस्तान में 4 दिन का कार्य समाप्त कर दिया गया। बांग्लादेश की बात करें तो विश्वविद्यालय अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया की स्थिति आपको बताते हैं। ऊर्जा आपूर्ति के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है। दक्षिण कोरिया में ईंधन की जमाखोरी और भारी राशनिंग हो रही है। जापान ऑयल रिफाइनरों पर संकट अब गहरा चुका है। आपातकालीन रणनीतिक तेल भंडार खाली कर रहा है जापान। अब चीन की भी स्थिति पर नजर डालिए जरा। हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल का बड़ा हिस्सा चीन मांगता है। आपूर्ति में देरी और कमी से औद्योगिक उत्पादन पर उसके असर हो रहा। चीन के पास 1.4 अरब बैरल का आपातकालीन रणनीतिक भंडार जरूर है और अन्य एशियाई देशों की तुलना में फिलहाल चीन थोड़ा बेहतर है। तो देखिए भंडार तो है, लेकिन कब तक भंडार रहेगा, सवाल यही है। यदि स्थिति इसी प्रकार से बनी रहती है तो ये जो भंडार स्टॉक में तमाम देश लेकर रखे भी हैं कच्चे तेल की या फिर जो भी, वो स्थिति ज्यादा देर तक बनी नहीं रहेगी। वो स्टॉक खत्म होगा एक वक्त पर। तो जरूरी क्या है कि सभी को मिलकर इस वैश्विक, ये जो एक तरह से युद्ध चल रहा है, लगातार स्थिति खराब हो रही है, उस पर कदम उठाने की जरूरत है। और आपको बता रहे थे उन देशों के बारे में। पाकिस्तान की हालत तो आपने देख ही ली है, कितनी बदहाल हो चुकी है। बांग्लादेश की हालत भी बदहाल है।
पाकिस्तान में 4 दिन, आप सोचिए 6 दिन के काम में, 7 दिन के काम में 4 दिन वर्क फ्रॉम होम। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान बांग्लादेश में। चीन में स्टॉक जरूर है, लेकिन यदि इस प्रकार से ही स्थिति बनी रहती है तो स्थिति और खराब होगी और स्टॉक एक न एक दिन खत्म होगा। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर एयर कॉमोडोर संजीव मेहदी रत्ता जी जुड़े हुए हैं, पूर्व अधिकारी हैं आईएफए के, और अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। आकाश जिंदल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अर्थशास्त्री हैं आप, चीजों को समझ रहे होंगे, बताइए जरा, पहला स्टेटमेंट तो यही लूंगी कि क्या है ये ट्रंप की ओर से जो नया बयान सामने आ गया है कि तूफान से पहले की इसे शांति समझो, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को? संदेश बड़ा क्लियर है। दुनिया की इकोनॉमी के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in और मेरा आकाशजिंदल का मानना है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? एक तरफ इकोनॉमी स्टैग्नेट कर देना, लोगों की रुक जाना, ग्रोथ रुक जाना, फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाना, खर्चे बढ़ जाना, और ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक स्थिति होती है। सोचिए, इंसान की कमाई, जो भी काम धंधा कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, उससे आनी बंद हो जाए, खर्चे उससे बढ़ जाएं। इससे पीड़ादायक सिचुएशन किसी परिवार के लिए नहीं होती। इसी को आप किसी कंट्री की इकोनॉमी, फिर मैक्रो इकोनॉमिक एंगल से यू कैन एड इट एंड टेक इट टू द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी अब डीप रिसेशन में जाने वाली है, क्योंकि एनर्जी का बहुत सीवियर क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी को हिट कर रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि देखिए हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन के कारण ज्यादातर कंट्रीज ने एनर्जी के लिए इस एरिया को अपना सोर्स बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके लिए आउटलेट था। अब तरीके निकाले जा रहे हैं। पहला तरीका ये है, ट्रक से, बड़े बड़े टेम्पो से एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है लैंड रूट से। कुछ हद तक वो आपूर्ति कर सकता है, 5% 10%, लेकिन सी रूट की आपूर्ति नहीं कर सकता हो, क्योंकि एक वेसल में तो अब देखिए सैकड़ों ट्रक जो है आ जाते हैं। दूसरा जो है, अब लॉन्ग टर्म के अरेंजमेंट की जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी अरेंजमेंट किया है, हिंदुस्तान पाइपलाइन सेट कर रहा है, बट पाइपलाइन सेट होगी, उसमें पाइप आएगी, इरेक्ट होगी, दैट वुड टेक मंथ्स। उसके अलावा और ज्यादा, जैसे हिंदुस्तान ने किया अच्छा अरेंजमेंट जो है, दूसरी कंट्रीज में अपने लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ये सारी चीजें मीडियम टर्म में एक्शन में आ जाएंगी, इंप्लीमेंट हो जाएंगी, बट आज की तारीख में दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी, आपको पीछे ले जाऊं, पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल इशू, और अब ये मार ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बहुत सीवियर पड़ने वाली है। ग्लोबल इकोनॉमी को ये मार, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की कैलकुलेशन है, 1 साल पीछे ले जाएगी। और ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, मैं पूरा डेटा दे सकता हूं, 3.5% नेगेटिव में, कह रहा कि आज से कम हो जाएगी, मैं कह रहा हूं नेगेटिव में, माइनस में चली जाएगी। दुनिया भर में गरीबी बढ़ जाएगी, दुनिया भर में भुखमरी बढ़ जाएगी, दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट बहुत समय तक चलेगा। पीछे जब वॉर चल रही थी एक्टिवली, बहुत से शोज में होता था, साथ में मेरे डिफेंस एक्सपर्ट्स होते थे, वो बताते थे ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनका मैं आदर सम्मान करता हूं, बट उस समय मैं ये कहा करता था, ठीक है, वो कंट्री एडवांटेज ले रही है, वो एडवांटेज ले रही है। दूसरा एंगल देखिए, इकोनॉमी वाइज ये वॉर बर्बाद कर देगी, ये वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा बर्बादी ला देगी। और आपको पीछे लेके जाऊंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, जो कि वॉर को जीत गया था, उसके बाद इंग्लैंड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा था, ओह वी आर अ पुअर कंट्री। वॉर जीतने वाला कंट्री बर्बाद हो गया था। हालांकि जर्मनी से उन्होंने बहुत बड़ा कंपनसेशन लिया। तो आप सोच लीजिए वॉर कहां पहुंचाती है, और वॉर की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस है वो कहां पहुंचाएगा। एक और चीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, अब ये वॉर महज यूएस और ईरान की नहीं रह गई है, इसमें स्टेक होल्डर सारी कंट्रीज है, क्योंकि वॉर उनकी हो रही है। गरीब आदमी कहाँ का मारा जा रहा है? आकाशजिंदल के देश का। गरीब आदमी कहाँ का इंपैक्ट हो रहा है? कोरिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। अब हम सब स्टेक होल्डर हैं, अब हम सबको इसमें एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। और मैं आकाशजिंदल आपके प्लेटफॉर्म तमाम नेशनल चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब आप ग्लोबली रिस्पेक्टेड हैं, दुनिया भर में आपकी इज्जत है। अब मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इंटरवीन कीजिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना बहुत जरूरी है।
हिंदुस्तान संजीव की मेहंदी इकोनॉमी रत्ता के जी, लिए। देखिए यहाँ पे आकाश जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं, वो समझ गए कि क्या स्थिति है और आगे आने वाले समय में कितना बदतर हो सकता है, गरीबी किस तरह से बढ़ सकती है। विकासशील देश भारत जैसे विकसित देश जो हैं, जो अब तक अपने आप को इस एक मुकाम मिनट, तक लेकर आए हैं। जी एक टिकर गलत चल रहा है मेरे सामने। तेजावत साहब का नाम आ रहा है, तेजावत साहब के सामने अर्थशास्त्री आ रहा है, तो जी, प्लीज मैं पीसीआर पीसीआर टिकर टीम सही को चला बोलूंगी कि दीजिए। इसको जल्द से जल्द सही करवा दे। संजीव मेहंदी रत्ता जी, देखिए यहाँ पर आकाश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समझ चुके हैं कि स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए दूरदर्शी होते हैं, भारत हमेशा ही दूरदर्शी रहा है, पीएम तो दूरदर्शी हमेशा से रहे ही है, वो आगे चीजों को लेकर समझ रहे हैं। लेकिन ट्रंप क्यों नहीं समझ रहे, ईरान क्यों नहीं समझ रहा है? वही दोनों है ना युद्ध में, भारत तो युद्ध की स्थिति में है नहीं यहाँ पे, उनके साथ वो तो मिला नहीं है, लेकिन भारत इस चीज को समझ रहा है कि कितनी दयनीय स्थिति हो सकती है, किस प्रकार से केवल भारत पर नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी देश है उनकी स्थिति बदतर हो सकती है। लेकिन ट्रंप और ईरान, उनके कानों पर तो जू रेंगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संजीव जी देखिए, ये वॉर, मिलिट्री वॉर तो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में है या इजराइल के बीच में है, मगर इकोनॉमिक वॉर पूरे वर्ल्ड के ऊपर है, और स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे आपने बताया कुछ कंट्रीज की हालत काफ़ी ख़राब है। हम लोग फिर भी थोड़ा रेजिलियंट हैं और अभी तक मैनेज कर रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म तक कोई भी कंट्री उसे मैनेज नहीं कर पाएगी, जिस तरह से आकाश जी ने बताया कि डिजास्टरस है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। और हमें तो दो तरह से अफेक्ट करता है, हम तो ऑयल इंपोर्ट करके रिफाइन भी करते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इफेक्ट करता है, तो हमें डबल इफेक्ट रहता है उसमें जब भी इस तरह की कोई स्थिति आती है। अब वॉर की स्थिति ऐसी है कि इस वक्त अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, पहले आप सुनते थे कि 100 के करीब वहां पर टैंकर्स स्टक हैं हॉर्मुज में, अभी वो नंबर 1000 तक पहुंचा हुआ है और सारे टैंकर्स वहां स्टक है, और उस कारण से इंश्योरेंस रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई हो जाता है, और जिन कंट्रीज के पास फॉरेन एक्सचेंज कम है या उनके पास ऑयल रिजर्व्स कम है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दयनीय सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। और अभी ये काफ़ी लंबे समय से कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे कि 2020 से ही हम किसी न किसी स्थिति से जूझ रहे हैं, तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप पर हमेशा आता है। अब अमेरिका इस वक्त इस स्थिति में भी नहीं है कि वो जो ब्लॉकेट करके कुछ ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डाल के वॉर को जीतने की कोशिश कर रहा है, उसे भी आधे रास्ते में छोड़ दे। और हालांकि वो भी जानते हैं कि पूरे देशों में अफेक्ट हो रहा है और कोशिश करते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, मगर उनकी खुद की इकॉनमी भी अफेक्ट हो रही है, और ईरान की इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, मगर उससे उन्हें उम्मीद है कि शायद हम उन्हें ब्रेक कर पाए, थोड़ी और स्थिति उनकी खराब हो जाए तो शायद कुछ अपराइजिंग हो और कुछ और इफेक्ट होकर हम अपनी शर्तें उनसे मंगवा सकें, और उन्हीं शर्तों को मनवाने के कोशिश में अमेरिका उन्हें आधे रास्ते पर छोड़ भी नहीं पा रहा है। तो स्थिति इस वक्त ऐसी है कि ये बहुत लंबी भी चल सकती है वॉर, और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। जहां तक भारत का इसमें भाग लेने का पार्ट है, भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में है, जहां इजराइल भी और ईरान भी और अमेरिका भी भारत को एक ट्रस्टवर्दी नेशन मानता है। उन्होंने चाइना और रशिया से भी कोशिश कर ली ऑलरेडी, बैक चैनल्स पर हमेशा बात चल रही है, और अब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनका दृष्टिकोण भी भारत की तरफ मुड़ रहा है, कि भारत एक ऐसा देश है जो इसमें मदद कर सकता है, और जिनकी बात भी दोनों देश सुनते हैं और बाकी देश भी सुनते हैं, और उससे शायद इस माध्यम से हमें बहुत जल्दी कुछ नतीजा मिलने को कोशिश है कि ऐसा कुछ नतीजा मिले इस बात से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, यहाँ जिस प्रकार से ये जो युद्ध है वो अब एक तरह से मुझे लगता है कि ऑयल वार बनता जा रहा है, और यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, लंबे समय तक नहीं खुलता है, तो तमाम विकास और विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी ज्यादा चरमरा जाएगी। अरविंद जी जी देखिए रोशनी जी, हमें कुछ तो एकदम साफ होना पड़ेगा, खासकर एक एकेडमिक सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ कुछ चीजें हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि हम आम तौर पे मानते हैं कि सब लोग सुनते हैं, एकदम पूरी वास्तविकता उतनी नहीं है। हमें ये खुले दिल से ये देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का समाधान क्या है,
उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ब्लॉकेड से और उसको ईरान द्वारा डिस्टर्ब करने से जैसे हमें नुकसान हुआ है, वैसा ना हो, इसके लिए कम से कम हमें सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। क्योंकि चीनी जहाज आ रहे हैं वहां से, बहुत ही आराम से आ रहे हैं, न तो उनको यूनाइटेड स्टेट में इतनी ताकत है कि उसको रोक सके और ना ही ईरान में। तो चीनी जहाज आ रहे हैं, भारत के जहाज कुछ बहुत ही सीमित तौर पे आ रहे थे, किंतु समस्या ये है कि बीच बीच में भारत के जहाजों पर ईरान की तरफ से गोलीबारी हुई और हाजी अली जो शिप आ रहा था उसको डुबो दिया गया है। और ऐसे में भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वैसी एकदम तेज प्रक्रिया आई नहीं है। इसके कारण क्या है मुझे नहीं पता है। भारत के हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान में अभी तेल की कीमत पाकिस्तान रुपए में 5 रुपए कम हुई है, पर भारत में मुझे लगता है कि शायद तेल की कीमतें बढ़ें। तो हमें उस सारी चीजों को भी लेना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे जो बड़े बड़े देश हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। भारत को मनाने के लिए अमेरिका ने, मुझे लगता है कि बैकडोर यूएई को समझाया है कि आप भारत के कुछ हितों को आप पूरा कर लें ताकि भारत हमारे खिलाफ ना बोले। और बाकी दुनिया जो परेशान हो ही रही है। ऐसे ही जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ ना कुछ उन्होंने कर लिया है यूनाइटेड स्टेट ने, क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा ऑयल रिजर्व है वो उन्होंने उनके लिए खोल दिया है। और बाकी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के कारण बाकी जो देश परेशान हो रहे हैं वो होंगे ही। और ईरान की पूरी तरीके से आर्थिक घेराबंदी की जा रही है और वहां पे बहुत जल्दी ही अगर कोई हमला हो जाए तो मुझे लगता है कि आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। भारत बहुत महान देश है, पहले भी उसने समस्याएं झेली है, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं चीन पाकिस्तान के साथ में, उनका बहुत अच्छे से निजात पाई है हमने अनाज की समस्या से निजात पाई है। आज भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। कोरोना से हमने लड़ाई लड़ी है और इस समस्या से भी समाधान पा जाएंगे। पर देश की जनता को जो वास्तविकता है वह जानना चाहिए और देश की जनता, मुझे लगता है, बिल्कुल। संजीव जी, मैं चाहूंगी आप जरा इसका जवाब दीजिए कि भारत के लिए स्थिति अच्छी है। नो डाउट यहाँ पर ईरान भारत के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो बेहतर है, वहां से जहाज भी, 1-2 जहाज भी निकल पाते हैं। लेकिन ऐसा भी वक्त आया है जब भारत के जहाज पर हमला किया गया ईरान के द्वारा, तो क्या नहीं माने कि आने वाले समय में यहाँ हमला नहीं होगा? यदि इस पर फिर भारत की भी तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिस प्रकार से नहीं आई है प्रतिक्रिया। जी संजीव जी। जी सॉरी, आप क्वेश्चन थोड़ा दोबारा बिल्कुल। बोल अब सकते हैं? संजीव जी, मुझे लगता है कि ये भारत की प्रतिक्रिया वैसी नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ईरान के साथ रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं भारत के, लेकिन यहाँ पर एक बार हमला तो किया गया ना ईरान के ऊपर, भारत के जहाज पर हमला किया गया था, तो उस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे। जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया आपको पब्लिक में नहीं वही बात आई है ना, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर से हमला नहीं होगा ये गारंटी ईरान थोड़ी दे सकता है अभी। देखिए, इसमें बैक चैनल्स पर बहुत कुछ होता है। अगर आप याद करें तो ईरान का एक शिप अभी भी हमारे बंदरगाह में सेफ खड़ा हुआ है। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बहुत ज्यादा उनके साथ मेंटेन करके रखते हैं अपनी फ्रेंडशिप को भी, और जरूरतें हमारी जो आपस में रहती हैं वो भी मेंटेन करके रखते हैं। और उस शिप में जो भी हुआ, बेशक एक्सीडेंटली हुआ या किसी और कारण से हुआ या कुछ ऐसे एलिमेंट से हुआ जो ईरान के भी कंट्रोल में एट टाइम्स नहीं रहते हैं, तो वो सब बातचीत आई एम वेरी श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सब हुआ होगा। और ये प्रतिक्रिया बहुत ही कैलिब्रेटेड और कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया आपको मिलेगी उस बारे में, और उसके बहुत इफेक्टिव रीजंस आपको मिलेंगे आने वाले वक्त में कि क्यों इस तरह से हो गया अचानक और क्यों उसकी प्रतिक्रिया बहुत सबड्यूड रही, और उसका हमें क्या फल मिलेगा और क्या फायदा होगा वो भी आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत कैलकुलेटेड और इंटेंशनल है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मजबूरी है या परेशानी है। अब देखिए अरविंद जी, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से अभी नई नई धमकी दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो उन्होंने कहा है कि ये तो अभी स्थिति शांति की है, उसके पहले की सुगबुगाहट है, बहुत बड़ा हमला कर देंगे, तो फिर दावे क्यों किए जाते हैं अरविंद जी? ये क्यों दावे करना कि सीज फायर हम कर रहे हैं? ये क्यों दावे करना कि आने वाले स्थिति में समझौता हम में हो जाएगा, सीज फायर की जो डेट है वो आगे बढ़ा देते हैं, युद्ध विराम हो जाएगा? ये बड़े बड़े दावे जो ढकोसले ही तो है ना ट्रंप की ओर से। क्योंकि देखिए चीन जब दौरे पर वो गए तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही कि हाँ समझौता हमारे बीच में हो गया शी जिनपिंग से,
अब वो ईरान को कहीं ना कहीं समझाएंगे, तमाम जो डील हमने की है उस पर अब साइन हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन आने के बाद, ठीक चीन दौरे से आने के बाद इस तरह का उनका स्टेटमेंट। देखिए रोशनी जी, हमें कुछ चीजों को तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं, हम विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो हमारी प्रतिक्रिया भी वैसी होगी जी। जो एक तरीके से जो बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है वो हमें समझना पड़ेगा और हमें ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका और चीन दोनों के हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और ऐसे में वो चाहते हैं कि वो कंडीशन ना बने जो कि कोल्ड वॉर में बनी थी, क्योंकि यूएसएसआर और जो यूएसए हैं दोनों आपस में अंतर्निर्भर नहीं थे, दोनों के इंटरेस्ट कहीं क्लैश नहीं कर रहे थे। पर चीन और ये जो है, अगर चीन अमेरिका से व्यापार बंद कर देता है तो इसका नुकसान चीन को भी है, अमेरिका को भी है। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ने बोला है कि देखिए, हम ताइवान वाले मसले पे हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और बदले में चाइना ने कहा कि ईरान के बारे में हमारी जो प्रतिक्रिया है वह इतनी कड़ी नहीं होगी। तो ये एक तरीके से जो कहना चाहिए कि अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों ही मुल्कों के बीच में है। और ऐसी हालत में ईरान की मदद करने वाला भी कोई नहीं है। और दूसरी तरफ जो ताइवान है, ताइवान के लिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोल दिया कि ताइवान अपनी स्वतंत्रता के लिए कोशिश ना करें, तो वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम तो पहले से ही स्वतंत्र हैं, कोशिश क्या करना है। तो यह सब बातें जो है वो बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की संदेश देती है। और ऐसे में एक दस्तक भी है कि अगर मान लो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट मिलकर अगर ईरान पे दोबारा से हमला करते हैं, जिसकी संभावना है और जिसके विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, खासकर चीन के शी जिनपिंग साहब के साथ जो ट्रंप साहब ने जो मुलाकात की है, उसके बाद में ऐसी संभावनाएं होती नजर आ रही है। तो वहां जो मानवाधिकारों का हनन होगा, बड़ी संख्या में जो लोग मारे जाएंगे, और ये सब इसलिए मारे जाएं कि कुछ लोगों को वहां से तेल ले जाना है, अपने देश में ले जाना है, कुछ लोगों को वहां पे हथियार बेचना है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो लालच की एक तरीके से दुनिया है, इसके लिए हो रहा है। और ऐसे में चीन चुप रहेगा, चाहे वहां कितने भी मानवाधिकारों का हनन ईरान में हो और कितना ही हवाई जहाज से बम्बार्डमेंट हो, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर वहां पे जो फुट ऑन ग्राउंड्स होता है तो ऐसी कंडीशन में वह ईरानियों से जीत नहीं सकता है। पर हवाई जो बम्बार्डमेंट है वह करने में अमेरिका को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें समझना होगा कि ऐसी दुनिया में जहां स्वार्थ पर टिकी हुई दुनिया है, हम भारत के हितों को कैसे रक्षा करेंगे, ये सबसे बड़ी इंडियन डिप्लोमेसी के लिए चुनौती है। रोशनी जी। बिल्कुल अरविंद जी, आप सही बात बोल रहे हैं। आपने ताइवान की बात उठाई है, तो मैं आकाश जी से उसको लेकर भी एक सवाल कर लूं कि आकाश जी, ये कैसी क्या है वो ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि उन्होंने कह दिया कि पहले तो ताइवान के यहाँ पर साथ थे, और यहाँ पर देखिए अब वहां जाकर किस प्रकार की स्टेटमेंट दे दी है उन्होंने कि अब भाई वो देख ले, क्योंकि हम चीन के साथ किसी प्रकार का कोई विश्व युद्ध नहीं चाहते हैं। कैसे बीच मझधार में उसको छोड़ दिया है यूं ही उन्होंने। मेरे हिसाब से बीच मझधार नहीं छोड़ा है। ट्रंप साहब की अगर स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें, उनकी स्टेटमेंट्स में जो है वेरिएशन बहुत ज्यादा नजर आता है, और उनकी स्टेटमेंट्स में यू टर्न्स और चेंजेस बहुत नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो यूएस की पॉलिसी है वो क्लियरली ताइवान को सपोर्ट करने की है। ताइवान को हर तरीके से सपोर्ट करना उनके लिए जरूरी है, और उसके लिए जो है चिप्स के लिए भी, सेमीकंडक्टर के लिए भी। और दूसरा आपको बता दूं, अभी 3 कंट्रीज की बात हो रही थी, तीनों कंट्रीज इकोनॉमी वाइज बहुत बहुत नुकसान में जा रही है। सबसे पहले एक एक करके तीनों कंट्रीज का आपको डेटा दूंगा कि इस वॉर ने क्या क्या, अभी लालच फायदे की बात हो रही थी, क्या क्या फायदा किस किस को पड़ा है। सबसे पहले यूएस, $1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन का नुकसान या खर्चा यूएस को हो चुका है। और यूएस, दुनिया ये समझती है कि यूएस तो बहुत कामयाब इकोनॉमी है, पावरफुल जरूर है, सबसे बड़ी जरूर है, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.com का एनालिसिस साफ है और वो फैक्ट बेस्ड है कि वो इकोनॉमी आज कामयाब इकोनॉमी नहीं है। 2025 का पहला क्वार्टर, वॉर से 1.25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई। उससे 2 साल पहले यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि कितना कर्जा यूएस की सरकार ले सकती है। उनके हालत ये हो गई थी कि उन्हें वो डेट सीलिंग सस्पेंड करके और कर्जा लेना पड़ा अपने कामकाज चलाने के लिए। तो ये यूएस है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो यूएस की इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में गई, माइनस में, कम नहीं हुई, नेगेटिव में गई, जिसे हम लोग आकाश हिंदल जैसे इकोनॉमिस्ट से रिसेशन कहते हैं टेक्निकली। अब आ जाइए ईरान पे। ईरान में
इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, और खासकर जब से उनका ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ईरान डाउन नहीं जा रहा, रिसेशन में नहीं जा रहा, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। अब उसके बाद चाइना कहाँ पे है? चाइना में स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि वहाँ डिफ्लेशन हो गई थी, चीजों के दाम कम होने शुरू हो गए थे। और रोशनी जी, खुशी की नहीं, बहुत दुख की बात है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही न था बाजार जाके सामान खरीदने को। IIP वहां डाउन है, घोस्ट टाउन्स वहां बन गए हैं। तो तीनों इकोनॉमीज बर्बादी की तरफ और बढ़ रही हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को भी बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। अब जरूरत है कि चीजों को सेटल किया जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। अगर यूएस और ईरान नहीं करते तो बाकी कंट्रीज को चाहे तो पीस मेकर का काम करें, चाहे तो डील मेकर का काम करें, नहीं करे तो अदरवाइज आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं। ये तो बहुत अच्छा फुटबॉल का मैच बना लिया, 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, कभी वो उधर बॉल फेंक देते हैं, कभी उधर, बाकी स्पेक्टेटर्स बने रहे। अरे देसी भाषा में कहूँ, जान हमारी निकल रही है। गैस यहाँ अवेलेबल नहीं है, फैक्ट्रियों में जो है रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे सप्लाई चेन हमारी दिक्कत में आई पड़ी है, पेट्रोल डीजल हमारा बढ़ गया है, दूध हमारा बढ़ गया है, और हम महज स्पेक्टेटर बने और तालियां बजाएं? जी नहीं, अब तालियां बजाने का वक्त खत्म हो गया है। नाउ इट्स क्लियरली टाइम फॉर एक्शन। अगर आज एक्शन नहीं करेंगे तो हम अपने लोगों को तकलीफ में पहुंचाएंगे। बिल्कुल अब संजीव इसे जी, दो यहाँ कंट्री पर की- देखिए साफ तौर पर आकाश जी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तालियां बजाने का समय गया, अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यदि इसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति बनी रहती है, वैश्विक स्तर पर युद्ध चलता रहता है, अशांति होती है, तो अभी तो 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है ना, आगे आगे दूध महंगा हुआ है, अभी सोने चांदी के भाव उठ रहे हैं, आगे आगे जिस प्रकार से संकेत यहाँ पर पीएम मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ा तबका गरीबी में झुलसता हुआ नजर आएगा, वैसी स्थिति फिर तो देखने को मिलेगी। संजीव जी, क्या किया जाए? फिर कुछ तो करना होगा ना। मैं आपका ध्यान 2-3 चीजों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो आपने अभी कही। एक तो आपने ताइवान की बात की। ताइवान के 2 कारण हैं अमेरिका के लिए। एक तो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स, और दूसरे एक तो उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करके एक इशारा ये दिया है कि चाइना को कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल मैसेज है, और चाइना कहता है कि अगर आप इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं तो इसका क्लियर मतलब है कि आप हमें भी ऐसा कुछ करने से नहीं रोक सकते। और दूसरे, सप्लाईज फ्रॉम ताइवान को कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट करना नहीं चाहेगा अमेरिका, और उसके लिए उन्हें ये भी मालूम है अगर बातचीत से ना हो तो फिर ये पूरी फुल फ्लेजेड वॉर से ही क्लियर होगा, और बीच में कोई और तरीका नहीं है ऐसा ताइवान को कंट्रोल करने का या ताइवान को चाइना से बचाने का। उसके लिए उन्हें पूरी वॉर में उतरना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि उनका जो चाइना का ट्रिप था बहुत सबड्यूड था, हर तरह से सबड्यूड था, और उनके जितने भी बोलने का तरीका था वो सब व्हाइट हाउस ने उन्हें पहले से लिख कर दिया हुआ था, और सिर्फ उसी को फॉलो किया गया। और ये सब प्लान्ड था कि आप अपने मन से जैसे हर जगह बोलते हैं, चाइना में ऐसा आप नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे, और ऐसा फॉलो भी किया गया। तो एक तो ये ताइवान की बात हुई कि उसे क्यों इस तरह से सबड्यूड रखा जा रहा है, और वो ऐसे ही चलता रहेगा। जहां तक हॉर्मुज की बात है और खोलने की बात है और बाकी कंट्रीज की बात है, आपको याद होगा नेटो नेशंस को पहले भी अमेरिका ने इनवाइट किया था कि आप भी इसमें मदद करें और इंटरनेशनल प्रेशर डालें ताकि ये प्रॉब्लम ईरान के लिए और ज्यादा बढ़ जाए। तब भी उन्हें यह रिप्लाई मिला था कि हम तैयार हैं, लेकिन डिफेंसिव रोल में, और उसको लॉन्ग टर्म में किस तरह से वर्कआउट करना है उसके लिए हम तैयार हैं। इवन यूरोप के कुछ देशों ने भी कहा था, और जापान और साउथ कोरिया ने भी ऐसा कहा था। और मुझे लगता है उसका वक्त भी अभी आ रहा है कि उन देशों की भी, इंक्लूडिंग इंडिया, उन देशों का भी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। हालांकि वो ऑफेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो बहुत क्लियर है, लेकिन डिफेंसिव ऑपरेशंस में उसमें ऑपरेट भी करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, और हॉर्मुज का एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए भी कोशिश करेंगे। ऐसा अगले बिल्कुल कुछ आप दिनों कह में रहे संजीव जी, तो मैं यकीन करती हूँ इस बात पर कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अरविंद जी देखिए, ब्रिक्स की बैठक हुई, बड़े बड़े विदेश मंत्री यहाँ पर आए अलग अलग देशों के, लेकिन ये बैठकों का दौर लगातार जारी रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ? 4 साल हो गए ना, युद्ध तो लगातार 4 साल तक खिंचता चला गया, और अभी भी ऐसा है कि कभी भी कुछ भी वाली स्थिति है। तो यहाँ पर कैसे, यही बात है ना कि यहाँ पर कैसे यकीन किया जाए कि सब एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि कभी यहाँ पर नाटो देश की भूमिका पर तो बहुत बड़े सवाल है। कैसे चुप्पी साध के रखा है शांति की बात करने वाला, सुरक्षा की बात करने वाला ये संस्थान, जिस प्रकार से अपने आप को साइडलाइन किए हुए पूरी तरह से इस मामले से, इस पर भी बहुत बड़ा
प्रश्न चिन्ह और सवाल खड़े होते हैं अरविंद जी। जी बिल्कुल रोशनी जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। और जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काफी कमजोर हो गई और खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे, जहां जिसकी लाठी जिसकी भैंस हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस और बढ़ रही है, तो वहां पे मुझे लगता है कि नैतिकता की बात करना, मुझे लगता है कि एक अलग ही बात होगी। और ऐसे में भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और भारत के लिए ये अच्छी बात है कि वो ब्रिक्स में अभी जो प्रेसिडेंटशिप है वो भारत के पास है। तो इस साल जब ब्रिक्स की बैठक होती है, तो जो आक्रांता देश है उनके खिलाफ एक संदेश जाए कि जो खासकर विकासशील देश है उनको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो उनकी लड़ाई का। और अगर ऐसा होता है तो उस पर प्रतिक्रिया कैसे दी जाए, इसके बारे में भारत को करना पड़ेगा। क्योंकि यह वो भारत है जिसने स्वेज नहर के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए इजिप्ट को प्रोवोक किया था। ये वो भारत है जिसने 62 पैरेलल के लिए यहाँ से सेनाएं भेजी थी। दुनिया में जब जब शांति मिशन के लिए सेनाओं की जरूरत हुई है, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे एशिया हो, तमाम देशों में हम देखते हैं कि भारत की तरफ से पूरी दुनिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नई वर्तमान व्यवस्था में भारत अपनी मजबूती के साथ कैसे खड़ा रह पाता है और वह कैसे उन सब तमाम चीजों का मुकाबला करता है। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें और मुझे लगता है कि अच्छी कूटनीति का परिचय है। मुझे लगता है कि यही सबसे बेहतरीन हो सकता है और उसी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। रोशनी जी। बिल्कुल आकाश जी, देखिए बातचीत तो हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ट्रंप में फोन पे बातचीत होती है, तो फिर कोई समाधान क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि अब देखिए भारत पर भी इसका बहुत ज्यादा असर दिखता हुआ तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है, धीरे धीरे कीमतों में इजाफा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर जो भारत में जो तमाम जो विपक्षी दल है या फिर भारत की जनता है, उनका भी सीधा सवाल यही होता है कि ट्रंप से बातचीत जब होती है उनकी, तो सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते हैं जिस प्रकार से वो इस युद्ध में अपने आप को घसीट रहे हैं, लगातार आगे बढ़ाते हुए और स्थिति दयनीय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं भारत को कोई प्रतिक्रिया? जी हाँ, मेरा ही मानना है कि प्रधानमंत्री साहब की पूरे विश्व में आदर है, सम्मान है, पूरी दुनिया में उनका आदर सम्मान किया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो कई बार उनको पब्लिकली अपना बहुत अच्छा मित्र कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जैसी उनकी इमेज है उसका फायदा हमें मिलना चाहिए, इंटरवेंशन होनी चाहिए। अब देखिए हिंदुस्तान में तो ठीक है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। हम सब लोग उनकी बात को समझते हैं, उनकी बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है ग्लोबली क्या होगा, ग्लोबली बाकी कंट्रीज को, अब जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज है उनको नहीं भूलना चाहिए 9 जुलाई 2022 श्रीलंका क्या हुआ था। फॉरेक्स क्राइसिस के कारण वो विजुअल आपको याद होगा, इंडिया न्यूज ने भी दिखाए थे, तमाम चैनल ने दिखाए थे। वहां की पब्लिक वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर घुस गई थी, वहां स्विमिंग पूल में नहा रही थी, वहां किचन में खाना खा रही थी, और कैसे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, हिंदुस्तान में तो हम सब जो है, हमारे लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री साहब में हमारा विश्वास है, प्रधानमंत्री साहब देश के लिए सारा कुछ कर भी रहे हैं, एक नेता की तरह सोल्यूशन निकाल रहे हैं। बट बाकी कंट्रीज में क्या होगा? तो बाकी कंट्रीज को वो 9 जुलाई 2022 के दृश्य नहीं भूलने चाहिए कि फॉरेस्ट क्राइसिस आता है तो क्या हालत हो जाती है। पाकिस्तान की जिक्र हो रहा था, पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए, एक एक किलो आटे के लिए सड़कों पे वहां खूनी जंग हुई थी पिछले फॉरेस्ट क्राइसिस में। ये हालात थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है यूएस डॉलर अल्टीमेटली आप हैरान हो जाएंगे, और मेरे पास बेसिस और प्रेडिक्शन का 400 पाकिस्तानी रुपए के आसपास पहुंचेगा, और पेट्रोल डीजल वहां जनता छोड़िए वीआईपी को मिलना बंद हो जाएगा। कोरिया की बात करें, कोरिया में हालत खराब है, पहले उनका डेट टू जीडीपी हाई है, अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही ऑलरेडी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी है, और दर्शकों को बता दूं 80 देश, जी हाँ 2-4 देशों की बात नहीं कर रहा, 80 देशों की बात आकाशचंद्र आपको बता रहा है, जहां ऑलरेडी फ्यूल किया तो राशनिंग हो चुकी है, यानी कितना तेल मिलेगा उसके बारे में लिमिट सेट हो चुकी है। या क्या हुआ है, इन कंट्रीज के अंदर वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी कर दिया गया है। यहां तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने मात्र सलाह दी है, वहां मैंडेटरी कर दिया गया है, स्पीड लिमिट लगा दी गई है। तो जब 80 कंट्रीज में ये हाल होगा तो आप सोच सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा। यूएस की इकोनॉमी तो मेरे हिसाब से डीप रिसेशन में जाएगी ही जाएगी, साथ में ही यूरोप को भी ये, वो तो कहते हैं ना हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ ले चलेंगे, यूरोप की इकोनॉमी भी नेगेटिव ग्रोथ में जाएगी, ये देख लीजिए। उसके अलावा आप देख लीजिए जापान की जीडीपी ग्रोथ कम से कम 1.5% नेगेटिव में जाएगी।
चाइना में घोस्ट टाउन और बन जाएंगे। घोस्ट टाउन चाइना में यानी भूतिया शहर। दर्शकों को बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हालात वहां हो गया चाइना में, सिटीज बस गए हैं लेकिन वहां जाके फ्लैट खरीद के रहने को कोई तैयार नहीं है। इकोनॉमी की ये हालत हो गई है। दिस इज द शिट ऑफ द इकोनॉमी। तो अभी तो मात्र ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी अगर ये चलता रहा तो देखिए हालात क्या होंगे, और हालात इतने दुखदाई होंगे कि वो दर्द के साथ बयां करने पड़ेंगे। आकाश जिंदल को वो बयान करते हुए दर्दार है, कल को ये ना हो कि लोगों की नौकरी ना रहे और दर्द इतना ना हो जाए कि बच्चों के लिए दूध ना रहे ग्लोबली। ये हालत हो जाए, हालात उस तरह बढ़ रहे हैं। तो इट्स नो मोर एंटरटेनमेंट नाउ, नो मोर कॉमेडी नाउ। अब ये दर्द लोगों के घरों तक, लोगों के भोजन तक, रोटी कपड़ा और मकान तक पहुंच चुका है। अब यहां से नहीं रोका गया तो कल को दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज में ऐसा ना हो, बच्चों के दूध का गिलास छिन जाए, लोगों के लिए भोजन ही ना हो, सर्दी में लोगों के पास ओढ़ने को लिहाफ ना रहे। थिंग्स आर गोइंग दैट बैड। उस तरह बढ़ रही है, क्योंकि बर्बादी करना बहुत आसान होता है। बर्बादी का सुधार करने में, बर्बादी तो 1 घंटे में हो जाती है, बर्बादी का सुधार करने में, रीएक्ट करने में जो कुछ तोड़ा गया, बर्बाद किया गया है, महीनों या सालों लग जाते हैं। बिल्कुल आकाश जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। संजीव जी, आकाश जी कहते हुए नजर आ रहा है कि देखिए युद्ध तो ठीक है हो जाता है, लेकिन युद्ध के बाद जो परिणाम उसके होते हैं उसको ठीक करने में दशकों दशक बीत जाते हैं। देखे होंगे हमने आज तक जितने भी युद्ध अब तक होते हुए आए कि क्या स्थिति देखने को मिली है। तो संजीव जी, मैं फिर भी चाहूंगी कि इतनी जो दयनीय स्थिति बनी हुई है तमाम देशों की, उसमें भारत कहां स्टैंड करता है? अभी जो खराब स्थिति बाकी देशों की है एज कंपेरिजन टू हम भारत की बात करें तो भारत की स्थिति कितनी बेहतर है, और आने वाले समय में यदि ये युद्ध लगातार बरकरार रहता है तो कितना खराब भारत के लिए हो सकता है सीधे तौर पर? भारत जैसा कि आप जानते हैं काफी रेजिलिएंट है और उन्होंने अपना रिजर्व्स भी रखा हुआ था और इकोनॉमिक स्थिति भी काफी अच्छी है। मगर जैसा कि आपको बताया, लॉन्ग टर्म में कितना भी स्ट्रांग नेशन हो वो भी टूटने लग जाता है और उसमें भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमने पिछले 3 महीने में काफी अच्छी तरह से इसको संभाला भी, कोई इफेक्ट नहीं आया पब्लिक पर, मगर ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है तो पूरी इकोनॉमी पर फर्क आएगा और इंडिया को भी रिसेशन में जाना पड़ेगा और डेवलपमेंट तो रुकेगा ही और काफी साल पीछे चले जाएंगे आप। जैसा कि आकाश जी ने क्लियरली बताया कि स्थिति काफी गंभीर है, मगर ऐसा उन देशों के लिए है जिनके पास कुछ फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, जिन्हें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, और जिनके पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। इंडिया उस हिसाब से आप देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जरूरत यह है कि अभी हम भी कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेकर और इस वॉर को रोकने के लिए कुछ और ज्यादा स्टेप्स उठाएं और अपना रोल थोड़ा और ज्यादा बढ़ाएं और इसे खत्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए संजीव जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है, महीनों हो चुके हैं। अब नहीं तो कब? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब नहीं तो कब, क्योंकि अब भारत में असर दिख रहा है साफ तौर पर, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। तो यही सवाल है कि अब नहीं तो कब यहाँ पे स्टैंड भारत लेगा। और इतने लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि वो चाहें तो ईरान या फिर अमेरिका, उनके बीच में जो मध्यस्थता की बात यहाँ पे पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं भारत वो भूमिका साफ तौर पर निभा सकता है। अरविंद जी जी वाकई ये सच है, पर भारत को अभी मीडिएशन से कोई फायदा नहीं है। भारत केवल यह चाहेगा, जैसे कि चीन के जो जहाज सुरक्षित रूप से निकल रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से, भारत ये चाहेगा कि ना उस पे यूनाइटेड स्टेट हमला करे ना ईरान करे, क्योंकि जो हाजी अली जो शिप डूबा है उस पे मिसाइल से हमला हुआ या ड्रोन से हमला हुआ, ये ठीक अभी स्पष्ट नहीं है। और पहले तो जो विदेश मंत्रालय ने ये बताया था कि सारे ही नाविकों को बचा लिया गया है, फिर जब शिप ऑनर ने बोला कि दरअसल एक नाविक की मौत भी हो गई है, तो ये भारत के लिए काफी गंभीर चिंता का विषय है। और ये भारत का जो खासकर रीजनल वर्चस्व है उसको लेकर भी एक चुनौती है। तो भारत को एक तरफ जहां ईरान से भी डायलॉग स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और भारत दरअसल अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ भी रहा है। जो पीएम साहब अभी जो यूएई गए हैं, तो इसके पीछे भी मकसद यही था, क्योंकि यूएई का जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन ऐसा है कि भारत के जहाज वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट गए बगैर आ सकते हैं। तो हम यूएई से हम खासकर गैस के मामले में हम उनसे मदद ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए यूनाइटेड स्टेट ने जरूर एक इशारा किया होगा, क्योंकि यूएई की जो निर्भरता है वो यूनाइटेड स्टेट पे बहुत ज्यादा है। पर भारत को मुझे लगता है कि जो
बार बार जैसे कि जो एक्सपर्ट, जो ईमानदार एक्सपर्ट थे, वो शुरुआत में ही कहते आए थे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी कि भारत को बहुत ही संभल कर चलना होगा और ऐसे किसी भी हरकत को सपोर्ट नहीं करना होगा, चाहे वो इजराइल हो या चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो या कोई भी देश हो जो कि भारतीय हितों के खिलाफ जाते हैं। तो उस समय जो जितने भी जो पैनल में डिप्लोमेट्स बैठे होते थे वो कहते थे कि सर आप बाकी पूरे इंडिया को पैनिक क्यों करना चाह रहे हैं। पर आज ये वास्तविकता है, चाहे वो पैनिक करें चाहे ना करें, जब देश में संकट आएगा तो हमें उसको मुकाबला करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। ये अलग बात है कि ये विदेश मंत्रालय की दूरदर्शिता थी कि हमने रूस से सस्ता ऑयल खरीद के हमने अच्छा खासा ऑयल रिजर्व कम से कम 2 से 3 महीने तक का हमने कर लिया था। और यही कारण है कि भारत में अब तक बिल्कुल अरविंद ऐसी जी, कोई ये आप स्थिति बिल्कुल नहीं आई सही पॉइंट जैसे कि उठा रहे हैं, हमारे क्योंकि जिस प्रकार से बाकी देशों पर हम बाकी देशों की स्थिति हम देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका ही क्यों ना हो, या फिर तमाम देश जिनमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, हर तरफ वर्क फ्रॉम होम की स्थिति आ गई है बहुत ज्यादा। भारत की स्थिति कम से कम उससे तो बहुत ही बेहतर है, और यही वजह है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता ही है कि तमाम चीजों को स्टॉक में रखा गया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। जी बिल्कुल रोशनी जी, आपने ठीक कहा, भारत की तैयारी थी, पर यहाँ हमें एक कंपैरिजन पैदा करना होगा कि अमेरिका में जो ऑयल रिजर्व है वो 6 महीने के लिए होता है, भारत में 2 से 2.5 महीने के लिए था, और चीन में कम से कम 3 से 4 महीने तक का ऑयल रिजर्व होता है। तो ये है। और दूसरी बात ये कि ईरान में भी काफी कहना चाहिए कि एंजाइटी है वो बहुत जल्दी समझौते पे पहुंचने की, क्योंकि ईरान का तेल कहीं बिक नहीं रहा है, वहां से जा नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जब तेल के कुओं से जब आवक बंद हो जाती है तो उसके अंदर तेल की जो धारा है वो अपना जो रुख है वो मोड़ लेती है, और ऐसे में उसको वापस ठीक करने में काफी अच्छा खासा समय लग जाता है। तो ईरान का भी जो तेल भंडारण है वो कैपेसिटी से बिल्कुल काफी आकाश जी, आपसे ज्यादा लास्ट स्टेटमेंट, आप सही बोल रहे हैं अरविंद जी। आकाश जी, आपसे लास्ट स्टेटमेंट लेना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आकाश जी? बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ऑलरेडी हिंदुस्तान में WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 8.3 पहुंच चुकी है, 42 मंथ्स का हाई है। CPI 3.45% पहुंच चुकी है, बहुत हाई लेवल पे है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है 4.5% पहुंच जाएगी। अब हालात ठीक बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री साहब ने जो एडवाइस दी थी, सबको सलाह दी थी, उसको सीरियसली लिया जाए। और दूसरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in प्रेडिक्शन है, ब्रेंट क्रूड जो $126 पर पहुंच गया था, $160 पर बैरल पहुंच सकता है। अमेरिकन डॉलर जो 96 रुपीज क्रॉस कर गया था, 100 रुपए क्रॉस कर सकता है। तो हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब क्यों लगे हुए हैं, पूरी जान क्यों हिंदुस्तान ने लगा रखी है, बड़ा क्लियर है। अब मीठी मीठी बातें करने का वक्त खत्म हो गया है। लगे हुए हैं, और यही वजह है कि तमाम देशों का दौरा भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो भी स्थिति भारत पर ये इसका जितना असर पड़ रहा है उसको कम से कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आकाश जी, अरविंद जी, आप तीनों का हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, बेसिक शिक्षा बंदी